कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम 1/2 फैक्टर का जो प्रश्न है वो तैयार कर चुके थे। आज हम 1/2 फैक्टर पे आगे की तरफ बढ़ने वाले। तो चलिए आज की तरफ, आज का जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं कि 1/2 गुणांक क्या है। तो देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 1/2 गुणांक पे। 1/2 गुणांक है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, कल जो मैंने वीडियो खत्म किया था उसमें हमने देखा था हमारे पास दो तरह के गुणधर्म थे। प्रेक्षित जो है अणुसंख्यक गुणधर्म था एक, तो जो कि बराबर था I इंटू सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के। ये दोनों आप ये कल देख चुके हैं कि जो असलियत होती है, जो सच्चाई होती है वियोजन और सहगुणन के केस में, जो असली मान होता है वो कौन होता है? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। क्या हम सैद्धांतिक को ऐसे ही छोड़ सकते हैं? हमने जो इतनी सारी पढ़ाई करी, इतना जो सॉल्यूशन हम यहां तक लेके आए, क्या सैद्धांतिक को हम ऐसे ही छोड़ दें? और दूसरी समस्या थी कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है वो प्रैक्टिकल से आता है, तो क्या पेपर में सवाल आ गया वियोजन और सहगुणन का, तो क्या हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे? क्या हम टीचर को कहेंगे कि सर मैं प्रैक्टिकल करके आ रहा हूं, मुझे है वो प्रैक्टिकल करने दो, फिर मैं आपको सही मान बताऊंगा? तो दोनों ही बातें हम जो है अपनी अपनी जगह सही है, दोनों ही बातों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक फैक्टर, एक कारक है 1/2 गुणांक, उसकी खोज हुई। वैज्ञानिक थे एक 1880 में वॉन हॉफ थे, उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको आप एक कारक 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस परिस्थिति में? वियोजन और सहगुणन की परिस्थिति में। तो आपके पास जो एक्चुअल मान है, जो आपके पास सही मान है, सही आंकड़े हैं, प्रेक्षित जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आ जाएंगे। तो सीधी सीधी एक बात हमें समझ में आती है कि वियोजन और सहगुणन के समय जो सैद्धांतिक जो हमारे मान थे, सैद्धांतिक जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे, उनको हमें 1/2 गुणांक से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हम सही मान तक पहुंच जाएं। चलिए एक बात और कर लेते हैं, फिर 1/2 गुणांक की बात करते हैं। जैसे आपने देखा था अब तक कि जो हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म थे, कौन कौन से थे? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर था जीटा बी, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था, जो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन था। अगर वियोजन और सहगुणन नहीं होगा तो हम इधर वाले फॉर्मूले लगाएंगे, और वियोजन और सहगुणन होगा तो जो फॉर्मूले इधर मैं लिखूंगा उन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो अगर वियोजन और सहगुणन हो जाता है तो मुझे पता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सही होता है। और प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे निकालते हैं? सैद्धांतिक अणुसंख्यक को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सैद्धांतिक में वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर था? विलेय की मोल भिन्न के। लेकिन अब की बार विलेय की मोल भिन्न को 1/2 गुणांक से क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। तो वियोजन और सहगुणन की स्थिति में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जबकि बिना वियोजन और सहगुणन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी जो अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर था केबी इंटू स्मॉल एम, जबकि यहां यही फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम तो होगा, लेकिन इस सैद्धांतिक मान को 1/2 गुणांक से क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। तीसरा है हिमांक में अवनमन, जो कि था KF इंटू स्मॉल एम,
जबकि यहां हिमांक में अवनमन है वो हो जाएगा kf इंटू स्मॉल m, लेकिन यहां साथ साथ में कौन गुना हो जाएगा, जो 1/2 गुणांक है उसका गुना हो जाएगा। चौथा जो अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था परासरण दाब, पाई बराबर CRT, लेकिन यहां है यही फॉर्मूला परासरण दाब का हो जाएगा, पाई बराबर CRT तो रहेगा ही, एक I गुणा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सैद्धांतिक अणुसंख्या का गुणधर्म थे, लेकिन जब हम इनको I से गुणा कर देते हैं तो वियोजन की स्थिति में या सहगुणन की स्थिति में मुझे जो 1/2 गुणांक है उससे गुणा करना पड़ेगा, और मेरे पास वास्तविक मान जो कि कौन है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिना वियोजन की स्थिति में फॉर्मूले हैं, जब प्रश्न में वियोजन या सहगुणन की बात नहीं होती, या ऐसे विलय से विलयन बना हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, तब हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य हो जो वियोजित हो रहा हो, तब हमें इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, तब हमें 1/2 गुणांक की जानकारी है वो क्या है, आवश्यक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1/2 गुणांक क्या है। तो 1/2 गुणांक कुछ नहीं है, एक वैज्ञानिक थे 1/2, उन्होंने जो है 1800 में एक गुणांक प्रतिपादित किया था जो 1/2 गुणांक कहलाता है। और ये गुणांक क्या है, ये गुणांक कुछ नहीं है, ये गुणांक इस बात को निर्धारित करता है, वियोजन अथवा सहगुणन इनकी जो मात्रा है उसको निर्धारित करने के काम जो गुणांक आता है उसको हम कौन सा गुणांक कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं। वह गुणांक जो वियोजन और सहगुणन की मात्रा निर्धारित करता है उसको हम कौन सा गुणांक कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं। यहां से देखिएगा I क्या आ जाएगा, यहां से आप देखिएगा I क्या आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, मतलब I आएगा प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म बटा में क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म। यहां से आप देख सकते हैं तिरछा गुणा करेंगे, आप यहां से तिरछा गुणा करेंगे तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म आपके पास है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम 1/2 गुणांक कहते हैं। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला है सहगुणन अथवा वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बटा सहगुणन या वियोजन के पहले कुल मोलों की संख्या। यह भी फॉर्मूला है कि सहगुणन या वियोजन हो जाए उसके बाद कितने मोल हैं, बटा सहगुणन या वियोजन से पहले कितने मोल हैं। अगर आप इनका भी अनुपात देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2 गुणांक आ जाता है। ये आप देख लीजिए आराम से, बिकॉज मैं ये चीज है वो बार बार नहीं लिख पाऊंगा। अब देख लीजिए ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। आई का फॉर्मूला ये भी है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, या हम लिख सकते हैं आई का फॉर्मूला सहगुणन या वियोजन के बाद कुल कितने मोल हैं और सहगुणन अथवा वियोजन के पहले कितने मोल हैं। देखिएगा जो प्रेक्षित है उसको इंग्लिश में ऑब्जर्व्ड कहते हैं, OBSERVED। तो मैं छोट में OBS लिखूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। सैद्धांतिक को कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कहते हैं, तो मैं
THE। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं THE शॉर्ट में ही लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। इंग्लिश में प्रेक्षित को ऑब्जर्व्ड कहते हैं और सैद्धांतिक को थ्योरेटिकल कहते हैं। तो ऑब्जर्व्ड बटा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म आप लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो है 1/2 गुणांक का मान आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपके पास 1/2 गुणांक। चलिए अब हमारे पास दो केस हैं, वियोजन है और सहगुणन है। तो सबसे पहले मैं वियोजन की बात कर रहा हूं, तो हम 1/2 गुणांक का वियोजन के साथ संबंध देखते हैं। तो देखिएगा, हम देखते हैं 1/2 गुणांक व वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा है उसको अल्फा से दिखाते हैं। तो 1/2 गुणांक व वियोजन की मात्रा में जो संबंध है वो हम देखने वाले हैं, 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा। थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं वियोजन की मात्रा क्या है। हालांकि 11th क्लास में पूरा जो आपके पास रासायनिक और आयनिक साम्य था उसमें हम वियोजन की मात्रा पे पूरी बात कर चुके हैं और मैंने ही आपको पढ़ाया है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर भी मैं बता दूंगा क्या होता है। और 1/2 गुणांक तो आप जानते ही हैं। वियोजन की मात्रा उस समय काम आती है, देखिएगा हमने देखा था 11वीं क्लास में कि कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो 100% वियोजित हो जाते हैं, है ना, जिनको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, या ऐसे विद्युत अपघट्य जिनको हम विलायक में मिलाएं तो उनका 100% वियोजन नहीं होता है। तो जब 100% वियोजन ना हो तब हमारे पास वियोजन की मात्रा है, हम काम लेते हैं। अगर 100% वियोजन हो रहा है तब वियोजन की मात्रा है वो 100% ही है, तब इस पर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो है 100% वियोजन की। 100% वियोजन के समय हम जो है 1/2 गुणांक कैसे निकालते हैं। देखिएगा, जैसे मेरे पास NaCl है, इसको आपने जल में डाला और ये 100% वियोजित हो गया। तो NaCl, Na प्लस जलीय एक्वस लिखा है AQ, और Cl माइनस एक्वस AQ लिखा है। तो पहले आपने डाला था 1 मोल NaCl, लेकिन जल में डालते ही 1 मोल Na बन गया और 1 मोल क्या बन गया है, Cl माइनस बन गया है। तो 1/2 गुणांक निकालेंगे तो वियोजन के बाद कितने मोल हैं, 2। वियोजन के पहले कितने मोल हैं, 1। तो I का मान 1/2 गुणांक का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यहां 1 मोल NaCl का था, है ना। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो NaCl है, यहाँ Na और Cl अलग अलग है, ऐसे कैसे, समझ में नहीं आया। तो अणुसंख्यक गुणधर्म को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि विलेय कौन है, वो Na है, वो Cl है, वो NaCl है, मोल कितने हैं, सिर्फ इस बात से लेना देना है। तो मोल 2 है बाद में और मोल पहले क्या था, 1 था। अब ये बात से कोई लेना देना नहीं है कि पहले NaCl था और बाद में Na और Cl क्या है, अलग अलग हो गए, कोई लेना देना नहीं है। इसके तो सीध में आने चाहिए कि कौन है, कोई मतलब नहीं है, कितने हैं इससे मतलब है। तो I का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ AlCl3 की, है ना, AlCl3 को जल में घोल दूं और 100% ये टूट जाए तो बनाएगा Al+3 और 3Cl माइनस। अगर 1 मोल हो AlCl3 तो बनेगा 1 मोल एल्यूमिनियम +3 और 3 मोल क्या बन रहे हैं, Cl माइनस। तो I कैसा आ जाएगा, वियोजन के बाद कितने,
4 वियोजन के पहले कितने, 1, तो 1/2 गुणांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे मनो ही मन सोच रहे हैं कि सर ये आप कैसे तोड़ रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तो मंडा 11वीं क्लास में ध्यान दे यार, जब समझ में आ जा, जब तो अगले वाली बेंच वाली क्या कर रही है ना, पीछे बेंच वाली क्या कर रही है, इधर इशारे कर रही है, कौन से चौराहे पे मिलने को कह रही है, तब तो ये था। चलो कोई बात नहीं, अब देख लो AlCl3 है, Al के पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं 1 मान लेता हूं समझाने के लिए, है ना। तो 1 और 3 है, आप लिखो भाई 1 ओ 1 3 1 के साथ कौन है, एल्यूमिनियम, 3 का जोड़ीदार कौन है, Cl। अब देखना ये वाला इसके ऊपर जाता है और ये वाला इसके ऊपर, तो एल्यूमिनियम के ऊपर बिठाओ 3 को और Cl के ऊपर बिठाओ 1 को, पहले वाले पे प्लस बाद वाले पे माइनस। तो सिंपल सी कहानी है, Al+3 बन जाएगा और ये 3Cl माइनस बन जाएंगे। चलिए ये पॉपुलर क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया है, K4FeCN6। ये एक संकुल यौगिक है, हमारे 9वां चैप्टर लगेगा, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस हिसाब किताब से इसको तोड़ते हैं। यहां कुछ ये एक स्पीसीज ये है और एक स्पीसीज ब्रैकेट में बंद है, तो ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, एक पोटेशियम के साथ कोण है 4 और बड़े ब्रैकेट के पास कोण है 1। लिख लिया, थोड़ा एक इधर लिख देते हैं, 4 के साथ पोटेशियम और बड़े 1 के साथ पूरा बड़ा ब्रैकेट, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है प्यारे बच्चों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो 4 के साथ पोटेशियम, 1 के साथ बड़ा ब्रैकेट। अब 4 इसके ऊपर, 1 इसके ऊपर, तो 1 इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर, पहले वाले पे प्लस बाद वाले पे माइनस। तो कितने मोल नजर आ रहे हैं, 4 मोल पोटेशियम +1 के और 1 मोल इस पूरे का, तो कितने मोल नजर आ रहे हैं, टोटल 5 मोल नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं, वियोजन के बाद अगर मैंने इसको जल में डाला, इसको डाला किसमें, जल में, और ये 100% टूट गया, तो पहले तो पूरा एक ही कंपाउंड था, एक ही मोल था, पहले तो एक ही था, लेकिन वियोजन के बाद कितने हो गए हैं, 5 हो गए। तो 1/2 गुणांक का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब 100% वियोजन हो जाता है तो इस तरह 1/2 गुणांक निकालते हैं, कोई चक्कर नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, सीधा का सीधा वियोजन के बाद कितने मोल हैं या सहगुणन के बाद कितने मोल हैं बटा वियोजन से पहले या सहगुणन से पहले कितने मोल हैं, आप रख दीजिए, आपके पास 1/2 गुणांक का मान है वो आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि बाबो भली करे बजरंग बली अवतारी, है ना। तो बाबो भली करे कि जब हमें वियोजन 100% ना दिया हो, है ना, अगला सवाल में कह दे कि भाई मेरे तो जचे कोनी, मैं तो वियोजन 100% कोनी दूं, तब क्या होगा, तब बजरंग बली क्या करेंगे। तो देखते हैं भाई बजरंग बली क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है जी, तब देखते हैं बजरंग बली किस तरह हमें इस नैया से पार निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे पास NaCl है, ये टूटा Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। ठीक है जी, आपने प्रारंभ में इसका 1 मोल लिया, ये 0 और ये 0। अब वियोजन 100% नहीं है, इस 1 मोल से कुछ अल्फा टूटा। चलिए पहले हम वियोजन की जो मात्रा है उस पे बात कर लेते हैं। वियोजन की मात्रा क्या है, 1 मोल में से टूटा हुआ
या वियोजित हुआ भाग, उसको ही क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। कि एक मोल में से कितना हिस्सा टूट रहा है, कितना हिस्सा वियोजित हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो मैंने 1 मोल लिया, उसमें से अल्फा मोल टूटा, अब इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है और ये भी 1 मोल बन रहा है, समीकरण बता रही है ना। तो अगर इसमें से अल्फा टूटेगा तो इसका भी अल्फा बनेगा और इसका भी अल्फा मोल बनेगा। यस और नो। अब आपको पता है जब 100% वियोजन नहीं होता तो इस वियोजित भाग में और इस अवियोजित भाग में क्या हो जाती है, साम्य अवस्था हो जाती है। तो ये कैसी अवस्था है, साम्य अवस्था है, या आप कह सकते हो वियोजन के बाद की अवस्था है। तो मैं वियोजन के बाद मोल देखूं, वियोजन के बाद कुल मोल मुझे देखने हैं, कुल मोल कितने हैं भाई, इसके सबके ही देखने हैं भैया, क्योंकि अणु संख्या गुण धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, NaCl है, Na है, Cl है, कितने हैं सारे के सारे देखने। तो इसके कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, इसके बजरंगबली की दया से कितने हैं, अल्फा, और इसके बजरंगबली की दया से कितने हैं, अल्फा है ना। कुछ कहेंगे गुरुजी हमें तो समझ को नहीं आवे, गोली दे हो, है ना। तो भाई समझावा ला डट जा। जब 100% वियोजन किया था तो शुरू में 1 था, ये 0 था, ये 0 था, अब 1 में से 1 टूट गया, है ना, तो ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, तो ये 0 बचा, ये 1 बना और ये 1 बना, तो है ना। तो वियोजन के बाद कितने मोल ले रहे थे, 2 ले रहे थे। अब यहाँ ये ना तो पूरा खत्म हुआ है और ना ये पूरे बने, इसलिए भैया सबके मोल लेने पड़ेंगे। तो वियोजन के बाद कितने मोल हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो वियोजन के बाद कुल कितने मोल हैं, 1 प्लस अल्फा है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, वियोजन के बाद मोल बटा वियोजन से पहले प्रारंभ में कितने थे, 1 मोल थे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया भाई, क्या, आई का फॉर्मूला आ गया। अब देखो जब 100% वियोजन था, है ना, 100% वियोजन था, तो 1 मोल पूरा ही टूट जा रहा था। अल्फा कितना था, 100%, है ना। हम कहते हैं कि 1 मोल में से कितना टूटता है, अब 1 मोल का 1 मोल पूरा ही टूटता है, मतलब अल्फा 100% का मतलब है 1 मोल पूरा ही टूट जाएगा। तो 100% होता तो अल्फा का मान कितना होता, 1, तो 1 प्लस 1 2, 2/1 क्या हो जाता, 2 हो जाता। इसीलिए 100% पे आई का मान कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। लेकिन 100% ना हो तो इस प्रोसीजर से आप करेंगे, ठीक है जी। लेकिन कुछ किताबों वाले, बजरंगबली की दया से कुछ किताबों वाले क्या है, कुछ किताब क्या, हमारी किताब एक डेरिवेशन प्रस्तुत करती है ना, और वो डेरिवेशन भी मैं करवा देता हूं ताकि सारी कहानी आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। कुछ किताब वाले एक डेरिवेशन भी प्रस्तुत करते हैं, वो डेरिवेशन भी आपको करवा देता हूं ताकि कहानी सारी है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए वो डेरिवेशन भी कर लेते हैं। देखिए वियोजन क्या कह रहा है, an ये वियोजित हो रहा है और बना रहा है Na, ठीक है। an का मतलब क्या है, मान लेते हैं a कोई परमाणु है और वो n परमाणु आपस में जुड़े हैं और एक an बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना। देखिएगा ऐसे a n बार a आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं और ये बड़ी स्पीसीज बनी है और इस बड़ी स्पीसीज का नाम क्या है, an। ये बड़ा एक अणु बना हुआ है, आ गई होगी समझ में। लेकिन जब ये वियोजित हुआ तो ये सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, Na परमाणु सारे के सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए, ठीक है। मतलब यहां एक ही मोल था n अणुओं का, n परमाणुओं का एक अणु, जबकि ये टूट कर अब यहां क्या बन गए हैं,
n परमाणु है वो बढ़ गए हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, चलते हैं। जैसे देखिएगा यहां से करूं, इसमें कितने परमाणु थे, 2 थे, है ना। जैसे मान लो A2 हो तो यहाँ 2A बनेगा, A3 हो तो यहाँ 3A बनेंगे, A4 हो तो यहाँ कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, A5 हो तो 5 बनेंगे, और AN हो तो क्या बनेंगे, NA बनेंगे। समझ में आ रही होगी बात, ये सुनो, है ना, कि यहाँ 1 2 है तो 2 बन जाएंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, और n अणु जुड़े हैं तो आपस में n गुना है वो आपस में क्या हो जाएंगे, टूट कर अलग हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रारंभ में इसका 1 मोल हो तो इसके 0 होंगे। थोड़ी देर बाद अगर इसमें से अल्फा टूटेगा तो यहां क्या बढ़ेगा, n अल्फा। देख सकते हो इसके 1 मोल से n मोल बढ़ते हैं तो यहाँ अल्फा टूटेगा तो बढ़िया बात है, क्या बनेगा, n अल्फा ही तो बनेगा, है ना। इसका 1 मोल अगर n मोल बनाता है तो इसका अल्फा टूटेगा तो क्या बनाएगा, n अल्फा बनाएगा। और ये काम कहाँ है, साम्य अवस्था पर है। तो ये वियोजन के बाद कुल मोल कितने हो जाएंगे, जरा देखिएगा, लिख लेना भाई, वियोजन के बाद कुल मोल कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। यस और नो। आई कैलकुलेट करोगे तो वियोजन के बाद मोल 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटा वियोजन के पहले कितने, 1, वियोजन के पहले कितने हैं, 1। इस 1 को इधर ला रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा, i माइनस 1, n अल्फा प्लस का है पहले लिख रहा हूं, अल्फा माइनस का है बाद में लिख रहा हूं। दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, अल्फा, बच क्या जाएगा, n माइनस 1, और यहां क्या बचेगा, i माइनस 1। तो यहां से अल्फा बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, i माइनस 1 बटा n माइनस 1, क्या आ जाएगा, i माइनस 1 बटा n माइनस 1। ये आपके पास वियोजन की मात्रा का एक कॉमन फॉर्मूला आ गया है। ठीक है जी, ये आप हर किसी भी साल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तो आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये आप हर किसी साल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अल्फा वियोजन की मात्रा, आई 1/2 गुणांक, और n क्या है, n है कितने मोल बने हैं वियोजन के बाद, कितने मोल बने हैं वियोजन के बाद, कितने मोल बने हैं। जैसे इस फॉर्मूले के लिए रख के देखो, वियोजन के बाद कितने मोल बने थे, 2 मोल बने थे। तो यहां निकाल के देखो अल्फा का फॉर्मूला, यहां से जो है इसके लिए अप्लाई करोगे तो यहां निकाल के देख सकते हैं आप, रख लीजिए आपके पास आ जाएगा। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, देखिए जैसे अल्फा बराबर है i माइनस 1 बटा n माइनस 1, तो अल्फा i माइनस 1, NaCl में n का वैल्यू कितना था, 2 माइनस 1, है ना। सोल्व करते हैं आगे, 2 माइनस 1, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 को अल्फा से गुणा कर दो तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, i माइनस 1, तो i बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1। ये नो, है ना। देखिएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो 1 तो खत्म ही हो गया ना, तो अल्फा बराबर क्या बचा, i माइनस 1, और i बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1। ये रहा i बराबर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 1 आ रहा है। तो ये कॉमन फॉर्मूला है वियोजन की मात्रा के लिए। तो वियोजन की मात्रा में ये कॉमन फॉर्मूला आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, देख लीजिए, लास्ट बात रहेगी, इसके बाद मैं लेक्चर ऑफ करता हूं। देखिएगा जैसे अभी हमने बात की थी K4 FeCN6, इसको तोड़ा था, है ना। तो क्या बनाया था, 4K, और बनाया था FeCN6-4। तो वियोजन के बाद कितने मोल बने थे, 5 मोल बने थे। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या आएगा, i माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, तो नीचे 4 बच जाएगा, 4 अल्फा बराबर i माइनस 1, तो i बराबर आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 1। ओके,
तो यहां से आई का मान आ जाएगा, आई का मान निकाल सकते हो। अल्फा की मात्रा क्वेश्चन वाला आपको देगा कि कितने परसेंट अल्फा की मात्रा है, 10%, 20%, 40%, 60%, कितनी मात्रा है अल्फा सवाल वाला देगा। आप अल्फा का मान रख के आई का मान आसानी से है वो ज्ञात कर सकते हो। तो आज के लेक्चर का सार क्या निकला ये सुन लीजिए। कल और आज के लेक्चर को मिलाकर मैं सार बता रहा हूं। दो बातें हैं, अगर वियोजन या सहगुणन नहीं है तो आप सीधा बिना किसी वांट ऑफ गुणांक के आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधी वैल्यू रखेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। लेकिन प्रश्न में वियोजन और सहगुणन की मात्रा की बात है या ऐसा विद्युत अपघट्य है जो वियोजित या सहगुणित हो सकता है, तो उस परिस्थिति में आपको अणुसंख्यक गुणधर्म निकालने के लिए 1/2 गुणांक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। सब फॉर्मूलों में क्या आ जाएगा, 1/2 गुणांक आ जाएगा। अभी मैंने इधर की तरफ इस वीडियो की स्टार्टिंग में वो सारे फॉर्मूले लिख दिए थे। अब बात आती है 1/2 गुणांक निकाले कैसे। तो दो फॉर्मूले हैं, वियोजन और सहगुणन के बाद मोल बटा वियोजन या सहगुणन से पहले मोल, या जो है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। इनसे आप 1/2 गुणांक का मान निकाल सकते हैं। फिर हमने वियोजन पहली स्थिति पढ़ी, कल हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें सहगुणन पढ़ेंगे। आज हमने वियोजन पढ़ा। वियोजन 100% हो तो क्या संभावना है वो बढ़ा दिया, और वियोजन 100% ना हो तो क्या संभावना है वो भी मैंने बढ़ा दिया। वियोजन 100% ना हो तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। इस फॉर्मूले में n समझ में आना चाहिए कि वियोजन के बाद कितने मोल हैं। तो यहां से आप आई निकाल सकते हैं। अल्फा सवाल वाला देगा आपको कि कितने % वियोजन हुआ है। तो चलिए आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। सिर्फ एक लेक्चर और आएगा और आपका ये लेसन खत्म हो गया है। फिर उसका टेस्ट रहेगा, तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहिए। चलिए, धन्यवाद।